हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग मैथ के विषय को पढ़ने में थोड़ी जल्दबाजी करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि मैथ ये आ क्यों नहीं रहा है, हमको समझ में ये बातें क्यों नहीं आ रही हैं, या कुछ और जो सब मिला के ये होता है कि मैथ हमको क्या होता है, मैथ ये महसूस होता है कि ये यार बहुत क्लिष्ट सब्जेक्ट है। लेकिन मैथ जो है बहुत शानदार सब्जेक्ट है, मैथ बहुत सरल सब्जेक्ट है। मैथ के विषय में आपकी धारणा स्पष्ट होनी चाहिए। अगर मैथ में आपकी धारणा स्पष्ट है, आपको अभिगृहितियों के विषय में, पीछे जो पढ़े हुए प्रमेय हैं उनके विषय में अगर आपको स्पष्ट जानकारी, आधी अधूरी नहीं, स्पष्ट जानकारी है। स्पष्ट जानकारी और आधी अधूरी जानकारी में क्या अंतर है, एक छोटा सा उदाहरण हम बता रहे हैं। कई प्रमेयों में इसको हम ट्रेस आउट भी किए हैं कि बहुत सरल प्रमेय क्लास 6-7 में भी बताया जाता है कि किसी समकोण त्रिभुज में ये प्रमेय लागू होता है। बौधायन पाइथागोरस प्रमेय, 60 में पाइथागोरस प्रमेय कह लेते हैं हम लोग। और यह समकोण त्रिभुज में ये बताता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जहाँ AB अगर यह थीटा लिया जाए तो यह भुजा इसकी लंब मानी जाती है, ये आधार मानी जाती है, और यह भुजा जो है इसमें कर्ण माना जाता है। तो इन त्रिभुज में ये रिलेशन होता है कर्ण का वर्ग। तो इसको बताया कैसे जाता है? सामान्यतः इसको बता दिया जाता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पूरा नहीं है, इसका पूरा स्टेटमेंट ये है प्रमेय का। ये जो हम कह रहे हैं ये इस प्रमेय का एक निष्कर्ष है, एक कंक्लूजन है। प्रमेय का मूल जो कथन वो क्या है, वह है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय है। तो भैया ये वर्ग इस AC भुजा की सहायता से बना है, तो इसका क्षेत्रफल तो हम लोग किसी एक भुजा का वर्ग करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चूंकि इसकी एक भुजा ऑलरेडी AC है, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा AC स्क्वायर। उसी प्रकार से इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा AB स्क्वायर, और इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा BC स्क्वायर। हम पढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन यूज करते हैं, इसके आधार पर प्रश्न भी हल कर सकते हैं, हल कर देते हैं। लेकिन प्रमेय का मूल रूप ये है। और जानते क्या है? जानते ये हैं कि अगर ये 3 हुआ, ये 4 हुआ तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हुआ, ये 5 हुआ, ये 12 हुआ तो ये 13 हो जाएगा, ये 6 हुआ, ये 8 हुआ तो ये 10 हो जाएगा। और इस प्रकार जो संख्याएं बनती हैं 3, 4, 5, तो इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिक हम रट्टा मार के याद कर लेते हैं और फटाफट सवाल लगाते हैं। तो प्रमेय के विषय में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, फिर आपको आपके आगे का काम जो बहुत सरल हो जाता है। जैसे समरूप से संबंधित प्रमेय में पहला प्रमेय है जिसे हम लोग कोण एंगल सिमिलर थ्योरम बोलते हैं। या दो त्रिभुजों में केवल 2 कोण बराबर हो तो भी तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, तो इसे हम लोग ऐसे एंगल समरूपता नियम भी कह सकते हैं, कोण समरूपता नियम। इस प्रमेय को हम लोग शार्ट में कोण समरूपता प्रमेय भी कहते हैं। प्रमेय का कथन देखिए, जब 2 त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो समरूप पे तो बात हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फिर समरूप के लिए, इस प्रमेय में समरूप के लिए क्या करना होगा। तो हम लोगों के पास 2 त्रिभुज हैं। अभी हम प्रमेय नहीं कर रहे हैं, अभी जो प्रमेय किया जाना उसके लिए जो आवश्यक तथ्य है उसको समझ रहे हैं कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं कि इस प्रमेय को सिद्ध मान लिया जाएगा। तो उसके लिए मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये 2 त्रिभुज हैं और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप हैं, कैसे समरूप हैं ये हम लोगों को पता नहीं, लेकिन ये समरूप है। अब अगर 2 त्रिभुज आपस में समरूप है तो क्या होता है? तो सबसे पहले होता है कि इस त्रिभुज के, दोनों त्रिभुजों की संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। संगत
कोण और संगत भुजा पे भी हम बात करेंगे। दो त्रिभुज यदि आपस में समरूप होते हैं तो पहला निष्कर्ष निकलता है कि इसके संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। जैसे सर्वांग समता में आप पढ़े हो कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। वैसे समरूपता में ये होता है संगत कोण बराबर। और दूसरा क्या मिलता है, संगत भुजा। संगत भुजा समानुपातिक होता है, मतलब ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर। मीन्स दो त्रिभुज यदि सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो उनके संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं समानुपातिक। एकदम सीधा और सरल बात है कि अगर समरूप है तो ये दोनों कंडीशन होगा। इसका मतलब सिर्फ ये निकलता है कि अगर ये है तो ये हो रहा है, तो निश्चित है कि इसके होने से ये होगा, इसके होने से ये होगा। मतलब दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, तो दो त्रिभुज समरूप तब होंगे जब उनके संगत कोण आपस में बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो, समानुपातिक हो। यहाँ पे हम लोगों को इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप करना है। इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप करना है। कब, जब इसके संगत कोण आपस में समान हो। संगत कोण आपस में समान हो तो ये कंडीशन तो दिया इस प्रमेय में। अगर हम लोग किसी तरीके से इस कंडीशन को प्रूव कर देते हैं तो ये दोनों कंडीशन इस दोनों त्रिभुजों के लिए अप्लाई हो जाएगा और ये प्रमेय जो है क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। मतलब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि हम लोगों को इस बात को, भुजाएं समानुपातिक, इस तथ्य को यहाँ दिखाना होगा। अब इस तथ्य को कैसे दिखाएंगे, यही हम लोगों का काम है। कैसे दिखाएंगे उसके लिए हम लोग बात करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास यही दो त्रिभुज हैं, चलिए इधर से ही लिखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग ज्ञात है गिवन डेट लिखते हैं। और क्या ज्ञात है, तो हम लोग के पास है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या ज्ञात है। तो सिर्फ इतना ज्ञात है कि कोण ए कोण बी के बराबर, सॉरी कोण ए जो है कोण पी के बराबर, बी जो है कोण क्यू के, और सी जो है कोण आर के बराबर। क्या सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव हियर, व्हाट हैव टू प्रूविंग, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हम लोग को सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए जो स्थिति यहाँ पे दिख रहा है, इसमें सीधे सीधे हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन बनाने वाला कुछ एक संपर्क सूत्र चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे रचना। रचना में क्या करेंगे, तो रचना में ए बी, ये जो ए बी भुजा है, ए बी बराबर पी एम, यहाँ पे कोई एक ऐसा बिंदु लेंगे एम कि इस पी एम की इस ए बी की दूरी आपस में क्या हो जाए, बराबर। फिर ए सी इज इक्वल टू पी एन, ए सी इस भुजा की लंबाई के बराबर, यहाँ एक भुजा लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लिया। ये लेने के बाद क्या किया, तथा एम एन को मिलाया। लेकिन मूल बात ध्यान में रखिएगा, हम लोगों को करना क्या है, कब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो समरूप तब हो जाएंगे, कोण बराबर है, भुजाओं को समानुपातिक दिखा दिया जाएगा, तो ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो चलिए इधर हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध कैसे करेंगे, तो सिद्ध करने के लिए पहले हम एम एन को मिला लेते हैं। और अभी हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी एम एन को, बाकी तो बाद में देखा जाएगा, पहले इनको देखिए। इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है ए बी इज इक्वल टू पी एम। बहुत सिंपल सी बात है, कहाँ से आया, ए बी और पी एम क्यों बराबर, तो हमने रचना में किया है। और ए सी इज इक्वल टू पी एन, ये भी कहाँ से है, ये दोनों बातें कहाँ से आ रही हैं, ये दोनों बातें जो हमारे कंस्ट्रक्शन से निकल के आ रही हैं, रचना से, जो हम लोगों ने किया है। और यहाँ पे कोण ए और कोण पी आपस में बराबर हैं, क्यों बराबर हैं, तो ये गिवन डेट में ये बातें हमको ज्ञात है कि ये जो कोण है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। यह कोण जो इस कोण के बराबर है, डेट्स फाइनल। अब इसके बाद हम लोग देखिए, इस त्रिभुज में दो भुजा और इसके बीच का कोण, इस छोटे वाले त्रिभुज में दो भुजा और इसके बीच के कोण के बराबर है। इसका सीधा अर्थ ये निकलता है
कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप नहीं सर्वांगसम हो गए किसके, त्रिभुज PMN के। ये जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम हो गया किसके, PMN के। अब ये सर्वांगसम हो गया तो क्या मिला यहाँ से निष्कर्ष क्या निकालेंगे, इस यहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे कोण B बराबर कोण PMN। ये जो एंगल है यह एंगल जो है सर्वांगसम होने के कारण, कांग्रुएंट होने के कारण यह एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर, यह इसके बराबर हो जाएगा, यह भुजा इसके बराबर हो जाएगी। बहुत उससे मतलब नहीं है, हम लोग अपने मूल टारगेट पे चल रहे हैं कि इस त्रिभुज की भुजाओं को इस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में दिखाना, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो यह कोण जो इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए ये हो गया समीकरण नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए। परंतु प्रमेय में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोण B इज इक्वल टू कोण Q। दिया हुआ है कोण B बराबर कोण Q। हम लोगों ने अभी इस सर्वांगसमता में सिद्ध किया कि यह कोण जो है इसके बराबर है, और ये दिया हुआ है कि यह कोण जो है इसके बराबर है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहाँ से, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से मिल जाएगा हम लोगों को कि कोण Q इज इक्वल टू कोण PMN। ठीक है, बस हम लोग का काम लगभग हो गया। हम कैसे, अब देखिए MN तथा QR रेखाओं को तिर्यक रेखा PQ इस प्रकार काटती है कि, इस प्रकार काटती है कि, किस प्रकार काटती है भाई, इस MN और QR रेखा को ये तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि यह कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये हम लोग सिद्ध किए यहाँ पे हम लोग सिद्ध किए इस बात को। तो इस प्रकार काटती है कि, किस प्रकार काटती है कि कोण Q, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल PMN। और किन्हीं दो रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि संगत कोण बराबर हो, तो ये रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो हम लोगों को मिल जाएगा, इसलिए MN इज पैरेलल टू QR। अब देखिए हम नई स्थिति में आ गए। हम लोगों ने अब तक ये सिद्ध कर लिया कि यह रेखा जो MN है ये QR के समानांतर है। MN रेखा जब QR के समानांतर है तो फिर अब हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे थेल्स प्रमेय पुनः। अब फिर शुरू से चलेंगे त्रिभुज PQR में क्या है भाई, तो MN इज पैरेलल टू QR। त्रिभुज PQR में ये एक ऐसी रेखा है जो इसके क्या है, समानांतर है। तो हम लोग को पता है कि थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग कि एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, बांटती है। तो वहाँ से चले हम लोग तो सीधे मिल जाएगा हम लोगों को क्या, PM बटे PQ। थेल्स प्रमेय के कार्लरी में बताया गया था कि PM बटे MQ ले सकते हैं, MQ बटे PM ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लिए PM बटे PQ, तो इधर अनुपात लिया जाएगा PR बटे PN, या PM बटे PQ लिए हैं तो PN बटे PR ले लेंगे RHS में, तो इक्वल टू लिया जाएगा PN बाई PR। अब थोड़ा सा रचना में देख के बताइए PM किसके बराबर लिया गया था, PM बराबर लिया गया था AB के। तो ये हो जाएगा AB बाई PQ इज इक्वल टू PN किसके बराबर लिया गया था, PN बराबर लिया गया था AC के, तो AC बाई PR। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखिए ध्यान से, हम लोगों को इन दो त्रिभुजों को आपस में समरूप करना था। किन दो त्रिभुजों को, ऐसे दो त्रिभुजों को जिनके संगत कोण आपस में समान थे। उसके लिए हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि कोण तो बराबर है, यदि किसी तरीके से इनके भुजाओं को समानुपातिक दिखा दें तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। उस क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे दो भुजाओं को समानुपातिक दिखा लिया। अब देखिए, अब यहाँ से जो रचना किया गया, यहाँ से परिवर्तन किया जाए। किस प्रकार का परिवर्तन, अभी रचना में क्या किए थे हम लोग, AB बराबर PM और AC बराबर PN लिए थे। यहाँ से चेंज करिए, अगर हम लोग BA बराबर QR और BC बराबर यहाँ कोई दूसरा मान लें और इन दो बिंदुओं को आपस में मिलावें,
तो जैसे यहाँ से शुरू करके वहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, वैसे ही इधर से जब रचना करेंगे तो इस प्रकार मिलेगा। और यही चीज़ मिलेगी तब कैसे मिलेगी, ए बी ए बटे क्यू पी बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो सेकंड पेपर में कोऑर्डिनेट में ज्योमेट्री में सुविधा है कि हम लोग वहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ यह लिखेंगे कि इसी प्रकार सिमिलरली भी है क्या कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। देखिए कि ध्यान से हम लोगों के पास कितना बचा, ये पूरा ये यहाँ से लेके ये सब परिवर्तन करते यहाँ तक फिर दोबारा करना पड़ा। इन सब के जगह पे हमने यहाँ लिखा सिमिलरली इसी प्रकार। लेकिन आपको समझना चाहिए कि जैसे यह मिला वैसे यह भी मिलेगा। यह संरचना ए के पी के अकॉर्डिंग किया गया है, जब संरचना क्यू के अकॉर्डिंग किया जाएगा तो यह मिलेगा। अब ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई, या ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई। तो यहाँ समीकरण 3 तथा 4 को अब सम्मिलित कर लें तो हम लोग को मिल जाएगा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। बस काम समाप्त। अब इसके बाद आप लिख सकते हो क्या, इसलिए त्रिभुज, इसके बाद फाइनल लिख सकते हो जो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इसके तुरंत बाद लिख दिया जाएगा क्या कि त्रिभुज ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। लेकिन जब इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध कर लिए तो अब इस प्रमेय का जब उपयोग करने जाएंगे तो किसी भी दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना होगा, तो वहाँ पे अब हम लोग भुजाओं को अनुपातिक नहीं दिखाएंगे। हम लोग सिर्फ ये चेक करेंगे कि जो दो त्रिभुज दिए हुए हैं वो दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं कि नहीं है। जैसे ये कोण दे दिया 45 अंश और ये 90 अंश, और यहाँ कोण दे दिए 45 अंश का। फिर एक बड़ा सा दूसरा त्रिभुज बनाए, ये दे दिए 90 अंश और ये दे दिए 45 अंश। तो आंख मूंद के कह सकते हैं कि जब ये दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो प्रमेय का प्रयोग जब प्रश्न में करेंगे तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रमेय कैसे सिद्ध होता है ये हम लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। उसी क्रम में आपको इसको बताने की कोशिश किया गया, समझाने की कोशिश किया गया। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये प्रमेय समझ में आया तो ये माना जाएगा कि मेहनत जो है सफल हुआ। और चाहिए कि ये कठिन नहीं है, इसको जब हम लोग ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते आगे बढ़ते हैं तब हम लोग को खुद समझ में आता है कि इस प्रमेय में, इस प्रश्न में कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है कि नहीं है, और क्या कह दें, क्या कर दें कि हमारा प्रमेय प्रूफ हो जाए। ये सब धीरे धीरे अनुभव से आता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसे आप सब कुछ किसी को सिखा नहीं सकते। हम तो अपने क्लास के बच्चों को हमेशा ये बात बताते हैं कि गणित किसी को सिखाया नहीं जा सकता अगर वह कोशिश नहीं करता है तो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बता के वीडियो समाप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे ही कहा जाए कि चलिए किसी को आप हारमोनियम बजाना सिखा दीजिए, कितना सरल फंडा है। एक हाथ से हवा भरी, एक हाथ से पत्ती दाबी, आवाज़ आनी चाहिए, सुरीली आवाज़ आनी चाहिए। लेकिन भाई सीधा फंडा, सीधी सरल सी बात है, दोनों हाथ चलाते हैं। लेकिन क्या हम सब लोग हारमोनियम बजा लेते हैं? नहीं बजा पाते। अगर आपसे कहा जाए किसी को तैरना सिखाइए, एकदम सरल बात है, पानी के अंदर जाइए और उसमें लेट जाइए, हाथ पैर चलाइए, तैर लीजिए। नहीं तैर सकता कोई। कब तक? जब तक वो स्वयं तैरने का प्रयास न करे। आप किसी को साइकिल भी नहीं सिखा सकते। साइकिल सिखाना कितना आसान है। साइकिल की सीट पे बैठ जाओ, हैंडल पकड़ लो, पैडल दबाओ, साइकिल चलेगी तो ज़रूर। लेकिन सीखने वाला व्यक्ति पहली बार में क्या होगा, नीचे गिरेगा तब उसको महसूस होगा ओ ये गलती हो गई, अगली बार उसको सुधारेगा, फिर गिरेगा, फिर। तो इस तरह से जब स्वयं प्रयास करेगा तभी वो अच्छी साइकिल चलाएगा, अच्छा हारमोनियम बजाएगा, अच्छा तैराक बनेगा। ठीक उसी तरह से अच्छा गणित वही लगाएगा जो बार बार प्रश्नों को अभ्यास करेगा, उसको लगाएगा। मतलब गलत हुआ कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास करेंगे। तो चीज़ों को जब इस तरह से समझेंगे तो ये बड़े प्रमेयों में आते हैं, बहुत अच्छे प्रमेयों में आते हैं। इसका एप्लीकेशन आपको हर जगह दिखाई देगा। फिजिक्स में, मैथ में तो है ही, कोऑर्डिनेट में है, कोऑर्डिनेट के अलावा भी ट्रिग्नोमेट्री में चले जाते हैं, वहाँ भी मिलेगा। तो ये बहुत उपयोगी प्रमेय है ये सब। इसके पहले थेल्स प्रमेय पढ़ाया गया था। थेल्स प्रमेय भी बहुत उपयोगी है। थेल्स प्रमेय का एप्लीकेशन आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा कोशिश करिए, मेहनत करिए और थोड़ा सा उत्साहवर्धन के लिए सब वो थोड़ा कमेंट करिए
और अगर कोई आप लोगों में से सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय।